उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में जिस व्यक्ति को पकड़ा गया वो कौन है? असली हमलावर के बारे में अभी तक क्या जानकारी पुलिस जुटा पाई है? डॉक्टरों ने सैफ के जख्मों और उनकी रिकवरी पर अभी तक क्या बताया है? कैसे 2 मिलीमीटर से सैफ अली खान को बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया? उस ऑटो वाले ने क्या बताया जो सैफ अली खान को अस्पताल लेकर के पहुंचा? और जो नई जानकारी जो भी आज आई है उस पर आज हम बात करेंगे इस मामले में। फिर बात दिल्ली विधानसभा में तीनों पार्टियों के चुनावी वादों और उनकी तुलना की होगी। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। 17 जनवरी की सुबह एक खबर आई कि मुंबई पुलिस ने एक्टर सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर हुए हमले के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शाहिद नाम उसका बताया गया। पूछताछ उससे शुरू हुई, 3 घंटे बीत गए, तब मुंबई पुलिस से जुड़े सूत्रों के हवाले से ही ये जानकारी आई कि यह व्यक्ति हमलावर नहीं है। हमलावर तो अभी फरार ही है, हमले के 40 घंटे बीत जाने के बाद भी। अब जब ये साफ है कि अभी इस मामले में मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं गया है, उसकी तलाश की जा रही है, तो कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, 16 तारीख से ये बार बार पूछा जा रहा है कि अगर देर रात कोई चोरी के ही इरादे से घर में दाखिल हुआ तो बिल्डिंग में घुसते हुए किसी का भी सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है? एक सीसीटीवी फुटेज आया भी तो प्रीमिसेस के अंदर सीढ़ियों का। क्या कोई पहले से ही अंदर घात लगा करके बैठा था और रात में निकला, या फिर कुछ सीसीटीवी खराब थे? दूसरा सवाल, जिससे पुलिस की चोरी की थ्योरी पर भी, जो चोरी की थ्योरी आ रही है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर कोई घर में घुसकर बच्चों को कथित तौर पर बंधक बनाकर फिरौती मांग रहा है तो इसका मतलब है कि उसे पता था कि वो किसके घर में घुस रहा है, यानी इसकी पूरी प्लानिंग थी। इंडिया टुडे से जुड़े मुंबई के रिपोर्टर दिव्येश को सुनिए। करीब 11 बजे सैफ अली खान और करीना कपूर की जो केयरटेकर है उसने दोनों बच्चों को सुला दिया। उसके बाद वो खुद भी सोने चले गई स्टाफ रूम में। 1:30 बजे के करीब जो वांटेड आरोपी है वो चेहरे पर नकाब ढककर बैग लेकर सीढ़ियों से आते हुए दिखाई दे रहा है। ये सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। उसके बाद वो किसी तरीके से सैफ अली खान के घर में घुस जाता है। 2 बजे के करीब जो केयरटेकर है, जो कि इस केस में कंप्लेनेंट भी है, उसी ने एफआईआर भी दर्ज कराई है, उसने लाइट जली हुई देखी और चेक करने के लिए गई। जब चेक करने गई तो ये वांटेड आरोपी बाथरूम से बाहर निकलता है और उसे चुप रहने का इशारा करता है। उसके हाथ में एक छड़ी है और एक हाथ में एक ब्लेड है। उसके बाद वो केयरटेकर को धमकाता है और बोलता है, जब वो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो बोलता है मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। उसके बाद वो जो छोटा बेटा है सैफ अली खान और करीना कपूर का, जहांगीर, उसकी तरफ बढ़ता है। तब केयरटेकर जोर से चीखती है और दौड़ते हुए रूम के बाहर आती है। ये आवाज सुनकर सैफ अली खान, करीना कपूर और उनके 4 कर्मचारी भी दौड़े दौड़े बच्चों के रूम के पास आते हैं। सैफ अली खान जैसे आरोपी को देखता है उसे रोकने की कोशिश करता है, तब तक आरोपी सैफ अली खान पर अटैक करता है, उन पर बारंबार वार करता है और किसी तरीके से बच निकलता है, घर से भाग जाता है। हमले के दौरान और हमले के बाद की पूरी टाइमलाइन भी अब स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है, उस पर एक नजर। रात 1:37 पर संदिग्ध व्यक्ति बिल्डिंग के अंदर सीढ़ियां चढ़ता हुआ दिखा। सीसीटीवी फुटेज में भी ये दिखा है। रात 2 बजे वो घर के अंदर दाखिल हो चुका था। ये सैफ की हाउस हेल्प हैं इलियम्मा फिलिप, लीमा जिनको घर पे वो लोग बोलते हैं, उन्होंने भी बताया है। 2:33 पर यही संदिग्ध व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे भागते हुए कैमरे में स्पॉट होता है। यानी पूरी घटना इन्हीं करीब 30 मिनट के बीच की है। 2:47 पर सैफ अली खान लीलावती अस्पताल के लिए निकलते हैं। साथ में थे सैफ के बेटे तैमूर और सैफ के हाउस हेल्प स्टाफ मेंबर हरी। जी, सैफ जब अस्पताल गए तो 8 साल के बेटे तैमूर उनके साथ थे। 16 तारीख को सूत्रों के हवाले से पहले ये जानकारी आई थी कि सैफ अपने बड़े बेटे इब्राहिम के साथ अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अब इस पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए बताया कि रात में मैं जा रहा था, तभी
काफी घबराई हुई एक औरत ऑटो चिल्ला रही थी। दूर से देखा एक शख्स घायल खड़ा था, मुझे लगा कि कोई चाकू मार करके चला गया। रुका तो देखा सैफ अली खान थे। उनकी गर्दन और पीठ से खून निकल रहा था, सफेद कुर्ता लाल हो चुका था। उनके साथ एक और आदमी था और एक छोटा बच्चा। तीनों ऑटो में बैठे। बैठते ही सैफ ने पूछा लीलावती अस्पताल पहुंचने में कितना समय लगेगा। मैंने उनसे किराया भी नहीं लिया, मुझे लगा कि मदद कर दी यही काफी है। नाइट में गाड़ी चलाता हूँ तो मैं गलियों में भाड़े की तलाश में यानी अपने ग्राहक को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। कोई मिलता मेरे को हाथ देता कि रिक्शा रोको रोको रोको, तो गेट से भी आ जाती है। तो एक लेडीज सामने से भाग के आती है, तो बोले फटाक से भैया जी उठन लो, फटाक से गेट पे गाड़ी लगाओ, इमरजेंसी है, किसी को घाव लगा है। घाव लगाने के बाद जैसे गेट पे जाता हूँ तो 2-4 लोग निकलते हैं, रिक्शा खड़ा करा तो देखता हूँ एक आदमी निकल रहा है, उसको खून से ब्लड से यानी कि पूरा वाइट ब्लड से खून से भरा हुआ, खून से भरा हुआ था। तो देखने के बाद तो देखते देखते फिर मेरे को भी थोड़ा वो लगा, अफसोस हुआ। मैंने यार इसको ज्यादा जख्म लगा हुआ, तो मैंने फटाफट बैठाया उनको। बैठे हो तो एक बच्चा बैठा और एक और भी उनके साथ कोई बैठा था। इधर सैफ हॉस्पिटल पहुंचे, उधर संदिग्ध व्यक्ति की एक सीसीटीवी फुटेज बांद्रा रेलवे स्टेशन की भी आई। यानी सैफ जहां रहते हैं सदगुरु शरण अपार्टमेंट, यहां से भागकर वो लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा था। हमलावर को लेकर एक और बड़ी बात सामने आ रही है जिसने मुंबई पुलिस की चिंताओं को बढ़ा दिया है। ये हमलावर घटना के 2 दिन पहले यानी 14 जनवरी को बांद्रा में ही बने शाहरुख खान के बंगले मन्नत के पास भी पहुंचा था। कथित तौर पर उसने मन्नत की रेकी भी की थी। पुलिस का कहना है कि 14 जनवरी को इस शख्स ने शाहरुख के घर के बाहर 6 से 8 फीट लंबी लोहे की सीढ़ी लगाई थी, घर के अंदर झांकने की कोशिश की थी। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि पुलिस को यह भी शक है कि रेकी मामले में भी ये शख्स अकेला नहीं था, क्योंकि लोहे की सीढ़ी को अकेले उठाना या लगाना बहुत मुश्किल होता है। आशंका जताई जा रही है कि इस मामले में कम से कम 2 या 3 लोग भी शामिल हो सकते हैं। सैफ पर हमले के बाद पुलिस की एक टीम शाहरुख के घर की रेकी वाले मामले की छानबीन में भी लग गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया टुडे से जुड़े रिपोर्टर मुस्तफा शेख। एक व्यक्ति ने सैफ अली खान के घर के अंदर घुसकर उन पर हमला किया। उसके बाद और एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, वो ये है कि शाहरुख खान की घर की रेकी हो रही थी और शायद पुलिस को ये शक है कि ये रेकी वही आदमी कर रहा था जिसने सैफ अली खान के घर पर अटैक किया है। इस वक्त हम रिट्रीट हाउस नामक एक प्रॉपर्टी पे है, चर्च की प्रॉपर्टी मान जाती है रिट्रीट हाउस अगर आप कहें तो। शाहरुख खान के घर के बिल्कुल पीछे की ये प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं कि ये रिट्रीट हाउस जो हम आपको दिखा रहे हैं ये शाहरुख खान के घर के पीछे की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सीढ़ी लगाकर एक व्यक्ति रेकी कर रहा था। किसकी मदद से उसने किया है, एक से ज्यादा लोग शामिल है क्या? और सबसे चौंका देने वाली खबर यही है कि इस व्यक्ति का जिसने शाहरुख खान के घर पर 14 तारीख को रेकी की है, उसका और सैफ अली खान के घर पर जो हमला हुआ है उसकी कद और काठी जो है वो मिलती जुलती है, यानी कि एक ही व्यक्ति ने ऐसा किया है और इससे कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। संदिग्ध को लेकर अभी तक का अपडेट यही है। अब बात सैफ की सेहत की करते हैं। लीलावती अस्पताल ने एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। हॉस्पिटल के चीफ न्यूरोसर्जन हैं डॉक्टर नितिन डांगे और सीईओ हैं डॉक्टर नीरज उत्तमानी। उन्होंने भी मीडिया से बात की। क्या बताया, 3 महत्वपूर्ण बिंदु उसके जान लीजिए। सैफ अली खान को 16 तारीख को आईसीयू में रखा गया। सर्जरी के बाद 17 तारीख को उन्हें स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो खतरे से बाहर हैं। हमले के बाद रात में सैफ हॉस्पिटल के अंदर बिना स्ट्रेचर के खुद चलकर आए थे। डॉक्टरों ने बताया कि वो शेर की तरह चलते हुए आए थे। रीढ़ की हड्डी से सिर्फ 2 मिलीमीटर की दूरी पर चाकू लगा था। ये दूरी थोड़ी भी कम अगर होती तो स्पाइन को गंभीर नुकसान हो सकता था। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ ए स्मॉल चाइल्ड। दो निशान, 2 जख्म हाथ पे थे और एक गर्दन में था जो प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर लीना जैन मैडम ने रिपेयर किए हैं। और मैंने स्पाइन का जो घाव था जहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट अंदर लॉज हुआ था और अंदर ड्यूरा टेयर करके से स्पाइनल फ्लूइड आ रहा था, वो ऑपरेशन करके ऑब्जेक्ट निकाला और ड्यूरा रिपेयर करके वुंड रिपेयर कर दिया। रीढ़ के इतने पास चाकू लगना शरीर को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है और क्या उनके फैंस ये राहत रख सकते हैं कि अब सैफ की सेहत के साथ भविष्य में कोई समस्या नहीं उभरेगी? हमने पूछा गुरुग्राम फोर्टिस हेल्थ केयर के प्रिंसिपल डायरेक्टर न्यूरोलॉजी डॉक्टर प्रवीण गुप्ता से। स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन नस जो ब्रेन से बॉडी को कनेक्ट करती है। अगर वो स्पाइनल कॉर्ड कट जाती है या उसमें डैमेज होती है तो ब्रेन से लेग्स में
स्टमक में और ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में जो करंट्स आने हैं वो बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं या इंपेयर हो जाते हैं। तो उसमें नमनेस, टिंगलिंग, पैरास्थीजियाज, सुनसुनाहट, कमजोरी, यूरिन कंट्रोल में दिक्कत और स्टूल पास करने में दिक्कत हो सकती है। ये बेसिक स्पाइनल कॉर्ड के सिम्टम्स हैं। जिस एरिया में चाकू वहां है वो ये सब सिम्टम कॉज कर सकते हैं। पर स्पाइनल कॉर्ड एक मोटी सी नस होती है, तो वो चाकू उसमें किस फाइबर को इंपैक्ट कर रहा है, दैट डिसाइड्स कि कितनी इंजरी हुई। डॉक्टर हमें ये भी बताइए कि बार बार ये जो स्पाइनल फ्लूइड की बात आ रही है कि स्पाइनल फ्लूइड लीक हुआ इस हमले के बाद, ये क्या होता है, इसका रिसाव कैसे होता है और क्या रिसाव के बाद इसे पूरी तरह से रिकवर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है? जैसे किसी भी मशीन में एक लुब्रिकेंट, एक शॉकर होता है बाहर, जो मशीन को झटके से, सब चीजों से बचाता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास एक फ्लूइड होता है जिसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जो शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, उसको स्टेबलाइज भी करता है और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के आसपास एक फ्लूइड होता है जिसे स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, और वो फ्लूइड के इम्बैलेंस से भी सिम्टम्स कॉज हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के आसपास मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो इंजरी में जस्ट इंजर दी मेम्ब्रेन, इट में कॉज लीकेज ऑफ फ्लूइड और इट में कॉज दी स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअल सब्सटेंस या उसका जो मैटर है उसे भी इंजर कर सकती है। तो अभी सैफ अली खान के किसी से मिलने जुलने पर रोक लगा दी गई है क्योंकि स्पाइन में इंजरी है। ज़्यादा लोगों से मिलने पर इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। 2-3 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन उन्हें रखा जाएगा, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आराम और चलना फिरना कम से कम होगा। मामले पर राजनेताओं के बयान भी आ रहे हैं। महत्वपूर्ण आया महाराष्ट्र सरकार में मंत्री योगेश कदम का। उन्होंने कहा हमले के पीछे किसी अंडरवर्ल्ड गैंग का हाथ नहीं है। सैफ ने कभी नहीं बताया कि उन्हें खतरा है या फिर उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है। अलग अलग पार्टियों से और भी बयान आए हैं, एक एक करके सुनिए। ऐसा नहीं होता। सैफ अली खान रहो या तो कोई भी रहो, जिसी के ऊपर अटैक हो जाता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, उसका निंदा ही करेगा। वेरी मैटर ऑफ शॉकिंग, जो कल्प्रिट्स है उसको अरेस्ट करना इमीडिएट एंड टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। कि देखिए शर्मिला दी तो ट्रिगर्ड फैमिली का है। शर्मिला ठाकुर को हम लोग कितना इज्जत करते हैं, हम चाहते हैं कि इसको इंसाफ मिले। अभिनेता शाहिद कपूर ने भी सैफ अली खान की जल्द रिकवरी की कामना की है। उन्होंने और अन्य फिल्म स्टार्स ने क्या कहा वो भी सुनिए। वी होप दैट सैफ्स हेल्थ इज बेटर एंड वी होप दैट ही इज फीलिंग बेटर। और आई थिंक हम सब बहुत ही शॉक थे जो हुआ उसके साथ। एक इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कोई भी एनीबॉडी कैन अटैक अस, वो एक तो वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है जो वो हुआ, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है एंड ऑल माई प्रेयर्स आर विद देम। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी दिल्ली चुनाव से जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। नाम रखा गया है विकसित दिल्ली की नींव। इसकी 3 खास बातें, खास वादे आप जान लीजिए। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, होली दिवाली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त। आम आदमी पार्टी अभी महिला सम्मान राशि के तौर पर 2100 रुपए देने का वादा कर रही है। कांग्रेस ने 2500 रुपए देने का वादा किया है। ऐसा ही वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाजपा का दूसरा बड़ा वादा, मातृ सुरक्षा बंधन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की मदद। 60 से 70 साल के बुजुर्गों की पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ा करके 2,500 रुपए मासिक कर दी जाएगी। विधवा, विकलांग और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन। आम आदमी पार्टी भी बुजुर्गों को 2,500 रुपए की पेंशन देने का वादा कर रही है। कांग्रेस ने इस संबंध में अभी कोई घोषणा नहीं की है। इसके अलावा भाजपा का वादा है कि दिल्ली में बिजली, बस और पानी को लेकर के मौजूदा सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो जारी रहेंगी पहले की तरह। साथ ही वादा ये भी कि सत्ता में आने पर दिल्ली में अटल कैंटीन शुरू की जाएगी, जिसके तहत 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। मैं कई बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के राजनीतिक संस्कृति को बदल डाला है। अब जब मैं ये कहता हूं तो वो इसलिए कहता हूं कि आज से पहले भी मैनिफेस्टो आते थे, आप ही भूल जाते थे कि मैनिफेस्टो में कहा क्या था। पॉलिटिकल पार्टीज भूल जाती थी कि उन्होंने क्या कहा था। लेकिन ये संस्कृति का परिवर्तन है कि आज
मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में परिवर्तित हो गया। इट इज ए कमिटमेंट डॉक्यूमेंट। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 100 बार बोला है कि केजरीवाल जो है फ्री की रेवड़ी बांटता है, ये देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे, हम भी केजरीवाल वाली फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करें कि उनकी इस पे सहमति है, और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। एक समुदाय विशेष पर विवादित टिप्पणी करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बयान पर खेद जताने या फिर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक जस्टिस यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को एक पत्र भेजा। इसमें लिखा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, बयान से न्यायिक व्यवस्था के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हुआ है, मैं अपने बयान पर कायम हूँ। जस्टिस यादव ने मांग की कि उनके जैसे जुडिशरी के सदस्य सार्वजनिक रूप से अपना बचाव नहीं कर पाते, इसलिए न्यायपालिका को उनका संरक्षण करना चाहिए। जस्टिस शेखर यादव का वो विवादित बयान क्या था वो भी सुन लीजिए। जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। 8 दिसंबर 2024 को जस्टिस यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में टिप्पणी की थी। मामला बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तलब किया। कोर्ट ने कहा कि एक जस्टिस को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। 17 दिसंबर को वो सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम के सामने पेश हुए। तब सीजेआई खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जज अरुण भंसाली को इस मामले में नई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक निर्देश पर अंतरिम रोक लगाते हुए ये कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करना चाहती है। इसे लेकर दिल्ली के सभी 7 बीजेपी सांसदों ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, मांग की कि कोर्ट दिल्ली सरकार को केंद्र की योजना लागू करने के निर्देश दे। कोर्ट ने कहा कि देश के अधिकतर राज्य आयुष्मान भारत योजना को पहले से ही लागू करवा चुके हैं, फिर दिल्ली को ऐसा करने में क्या समस्या है। हाईकोर्ट ने 5 जनवरी तक केंद्र और राज्य सरकार को इसे लेकर एक MOU साइन करने को भी कहा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू किए जाने का विरोध किया। तर्क दिया कि हम राजधानी में ऑलरेडी एक स्वास्थ्य योजना चला रहे हैं, दिल्ली आरोग्य कोष। ये योजना आयुष्मान भारत से कहीं ज्यादा प्रभावी है। हमारी योजना से पूरी दिल्ली को लाभ मिलेगा, जबकि आयुष्मान भारत से सिर्फ कुछ प्रतिशत आबादी को। आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 17 जनवरी की सुनवाई में जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। तो मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि वो फर्जी योजना है। पूरे देश के अंदर निकल के आता है आयुष्मान भारत देश का सबसे बड़ा स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैम है। जिस दिन भारत के केंद्र सरकार बदलेगी और जब कई सारे घोटालों की जांच होगी तो पता चलेगा उनमें आयुष्मान भारत कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी अपनी बात रखी। आयुष्मान भारत जो 12 करोड़ 74 लाख परिवारों को लागू हुआ था 2017-18 में, 2017-18। आपको ध्यान में होगा प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत 6 करोड़ लोगों को 70 साल से ऊपर को टिल द लास्ट ब्रीथ, यानी उनके जीवन काल तक उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का तय किया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ बताना पड़ता है कि ये आपदा पार्टी ने 2018 से आज दिन तक हमारे लगभग 40 लाख लोगों को इससे वंचित रखा है। इससे उनको वंचित रखा। 51 लाख 51 लाख पीपल। देश में अभी दिल्ली और पश्चिम बंगाल ही ऐसे राज्य हैं जहां आयुष्मान भारत योजना रोल आउट नहीं हुई है। अब ललन टॉप के कैमरे से प्रयागराज महाकुंभ की कुछ झलकियां भी देखिए। मुझे बुलाना हो तो मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? क्राइस्ट मैं तेरा कल्कि इज इक्वल टू कृष्णा प्लस शिवा प्लस काली, कोड 100, 1 पार्ट विष्णु 2 पार्ट शिवा।
यार एक लड़का आईआईटी कर रहा था, इतनी अच्छी उसकी जॉब लगती है, लोग मरते हैं आईआईटी बॉम्बे जाने के लिए, और उसके बाद वो 1 साल गायब हो जाता है, फिर अचानक मिलता है उसके बड़े बड़े बाल हैं, उसके नाखून बड़े हो रखे हैं। मैं कहाँ से गायब हो गया? आपकी शादी की तैयारी हो रही थी तब आपने घर छोड़ दिया। ऐसी लड़की जो से कुछ नहीं चाहिए, जो डिप्रेशन की एक्टिंग करता था तो कुछ नहीं हो रहा है इसको, सब झूठ फूट सारे रिश्ते विश्ते कुछ नहीं है, नौटंकी। शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा? बहुत कुछ होना जिंदगी में। अघोरी साधना में तो लोग बताते हैं कि रात में शमशान में बैठना होता है, मतलब हमने सुना है, हमको पता नहीं है उसके बारे में। मैं तो बैठा था शमशान में बैठा रहता है। तो उसमें उस साधना में कुछ लोग कहते हैं कि मांस भी खाते हैं। हड्डी भी खाई है मैंने। खाई है? वही बता रहा था, तो जाओगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। क्या है मुक्ति का मार्ग? कि संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम बिना डिटैचमेंट के कर नहीं पाओ। तो अब उधर उस रास्ते वापसी नहीं? आपसे क्या, कर्म के हिसाब से फैसला होगा सब आत्माओं का। चलते चलते एक और जानकारी, इस बार किताब वाला में हमने वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की किताब द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया पर बात की है। इसमें आपको मिलेंगे लोकसभा चुनाव 2024 और इससे इतर भी कई रोचक राजनीतिक किस्से। बुधवार 22 जनवरी दोपहर 2 बजे ये एपिसोड आपको लल्लन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।